हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो कल सेकेंड T20I खेला जाना है तिरुवनंतपुरम में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके हवाले से बात करेंगे। आईपीएल में क्या गतिविधियां चल रही है, कौन किसको ट्रेड किया, कौन कहां जा रहा है, उसके हवाले से कुछ बातें करेंगे। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद पीसीबी ने उनको थैंक किया और क्या उसके अगेंस्ट में क्या किसने क्या बोला, उसके मद्देनज़र हम कुछ बातें करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। और सबसे पहले बात करेंगे कल के जो T20I है, जहां पर सूर्य कुमार सेकंड टाइम अपनी टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से वहां का माहौल है, पिच है, स्लो एंड लो बाउंस होता है जनरली तिरुवनंतपुरम में। आप गर्मी थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड होगा कंडीशन, क्योंकि वहाँ पर कोस्टल एरियाज में ये मैच, कोस्टल एरिया तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, तो उसकी वजह से पिच में, हवा में, एयर में नमी होगी और वहाँ पे थोड़ा आपको स्विंग भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में। कुछ 9 रन पर 5 विकेट साउथ अफ्रीका ने अपने खो दिए थे यहाँ पर, स्पेशली अर्शदीप और उस समय खेला करते थे दीपक चाहर। इन दोनों ने मिल करके साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट किया था 9 रन पर 5 विकेट लेकर के। रिसेंटली स्टार्क ने भी यहाँ पर नीदरलैंड के साथ वार्म अप मैच में हैट्रिक ले रखा है। तो यहाँ पर आपको पिच में थोड़ी मदद मिलती है गेंदबाजों को, स्पेशली जब गेंद नया होता है तो स्विंग होता है। आप स्पिन भी यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो स्पिन होगा वो थोड़ा लो होगा और थोड़ा स्लो होगा। बाउंस उतना यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इजी शॉट नहीं मेकिंग कर सकते हैं आप। लेकिन अगर विकेट आपको अगर प्लेसिड मिलती है तो वो यहाँ पर आपको ट्रू बाउंस भी हो सकता है और खेलना आसान होगा। यहाँ पर चेस करना यहाँ पर आसान होता है जनरली, यहाँ पर ये जो ट्रेंड देखा गया है। तो इसके हवाले से मुझे जो लगता है कि दोनों टीमें अनचेंज जाएंगी। जो फर्स्ट T20I में प्लेइंग 11 थे वही सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि इंडिया छेड़ना नहीं चाहेगी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को। और साउथ अफ्रीका मुझे नहीं लगता, ऑल्दो जेसन बेरेंडॉफ ने ये उनको बताया है मीडिया को कि सभी प्लेयर्स अवेलेबल हैं कल के मैच को खेलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, जैम्पा, इनको अभी और रेस्ट मिलेगा T20I खेलने से। मतलब थर्ड T20I से पहले इनको और रेस्ट मिलना चाहिए, मिलेगा भी। और सेम कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया कल जाएगी, जिसमें आपके ओपनर के तौर पे मैथ्यू शॉट होंगे और स्टीव स्मिथ होंगे। नीचे थर्ड नंबर पर आपके जॉस इंग्लिश आएंगे। फोर्थ और फिफ्थ पे आपके हार्डी होंगे, स्टॉइनिस होंगे। इस तरीके से कुछ बल्लेबाज क्रम होगी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि देखने को है कि कल स्पिनिंग ट्रैक अगर थोड़ा बहुत स्पिन होता है तो कल किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नेगेट करेगी और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया अपनी अप्रोच रखती है। क्योंकि स्टीव स्मिथ अभी तक T20I में अपना जो लोहा है वो नहीं मनवा सके हैं, स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, साफ दिखता है वो। कल उन्होंने 50 रन भी मारा, लेकिन जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत तेज कोशिश कर रहे हैं प्रहार करने की, बट बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर जॉस इंग्लिश का कल 100 नहीं आता तो ऑस्ट्रेलिया कल 171, मतलब उस दिन वाले फर्स्ट T20 में 170 180 तक सिमट सकती थी। लेकिन जॉस इंग्लिश ने अच्छा खेल दिया, ताकि वो जो स्टीव स्मिथ की जो गलतियां थी, जो स्टीव स्मिथ ने कर रखी थी, वो पर्दा उस पर पूरी की पूरी तरह से आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ को अभी भी बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है T20I स्पेशली, कि इस कंडीशन में कैसे खेला जाता है। टिम डेविड भी होंगे इस बैटिंग लाइनअप का हिस्सा में, तो ये देखना मज़ेदार होगा कि कल का मैच कैसे जाता है। और जो मैं पिछले लास्ट 2 दिनों से वीडियोज़ में बात कर रहा हूँ, आज तिलक वर्मा ने भी आज वही बात उठाई है कि हम लोगों को मैच फिनिश करना आना चाहिए। रिंकू स्पेशली कुछ सालों से अच्छा मैच को फिनिश कर रहे हैं और हमें रिंकू सिंह से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मैच को फिनिश करना है, और हमारा गोल भी यही होना चाहिए कि मैच को फिनिश करके आए। तो मैं ये हमेशा यंगस्टर को ये बोलता हूँ कि आप कितना भी रन बना लो, लेकिन अगर आपको पास मैच फिनिश करने की काबिलियत नहीं है ना, तो आप हमेशा शॉर्ट रहोगे हर चीज़ के लिए। मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि प्लेयर बड़ा तभी बनता है जब वो मैच को फिनिश करके आए। जो मैच जीतने के बाद जो स्टंप उखाड़ना, पहले तो स्टंप उखाड़े जाते थे जब एलईडी लाइट्स वाले स्टंप्स नहीं होते थे, और एलईडी वाले बल्ब्स, एलईडी लाइट वाले जो बेल्स होते हैं वो नहीं हुआ करते थे, तो स्टंप उखाड़ा जाता था। लेकिन आज बैट को कैरी किया जाता है मैच खत्म होने तक, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप भले 10 रन नॉट आउट रहे, 20 रन नॉट आउट रहे, लेकिन आप मैच फिनिश करके आप आ रहे हो, तो वो जो तस्वीरें हैं ना, वो लोगों के दिमाग में बहुत समय तक चलती है। तो ये
बहुत ही कम बैट्समैन होते हैं जो ये कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वो टीम का हिस्सा हमेशा बने रहते हैं, और उनको दुनिया तब तक याद करती है जब तक वो क्रिकेट खेलते हैं। माइकल बेवन, जो नाम था संकट मोचन, उनके आगे लिखाया जाता था। मुझे आज भी याद है जब हम बचपन में क्रिकेट सम्राट पढ़ा करते थे तो ये एक वर्ड यूज होता था, संकट मोचन। माइकल बेवन आज फिर से साबित हुए और अपनी टीम को विजय दिला करके आए। माइकल हसी, उनके डिप्यूटी, जब बेवन मतलब बेवन को, माइकल हसी को मौका नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ बेवन। वो इतना अच्छा प्लेयर था, जब वो हटे तो माइकल हसी ने उस जगह को लिया, और ऐसा लिया कि उस जगह को अपना पूरा बना करके चला गया। मिस्टर क्रिकेट उन्हें बोला जाता है। मैच फिनिश करने की आर्ट है उनको, उनके पास। सेम एम एस धोनी का। कुछ बहुत कम प्लेयर है, गिने चुने प्लेयर्स होते हैं जिनको जिनको ये आर्ट आती है, मैच फिनिश करने का, फिनिशर का रोल दिया जाता है। युवराज सिंह हुआ करते थे, सुरेश रैना हुआ करते थे इंडियन टीम से, इंग्लैंड से हुआ करते थे, पॉल कॉलिंगवुड हुआ करते थे, केविन पीटरसन थे, एंड्रू फ्लिंटॉफ थे, ये सब मैच फिनिशर थे। अब्दुल रजाक हुआ करते थे पाकिस्तान से। शाहिद अफरीदी तो नहीं थे, आउट हो जाते थे। अब्दुल रजाक को मिला हुआ था, मोइन खान को मिला हुआ था ये टैग, ये लोग हैं तो मैच फिनिश करके आएंगे। साउथ अफ्रीका की बात करूं तो मैं जस्टिन कैम्प हुआ करते थे एक समय में उनके मैच फिनिशर। 2005 की बात करूं या 2004 की बात करूं, मैं 2007 तक, 5 से 7 तक, 7-8 तक जस्टिन कैम्प का नाम रहा है मैच फिनिश। जब जेपी डुमनी मैच फिनिश करके आया करते हैं। सम वॉट आईपीएल में डेविड मिलर वो रोल करते हुए नजर आए हैं कि वो खड़े हैं, अंत तक खड़े रहे और मैच जिता करके लेकर के आए। उनके साथ अब राहुल तेवटिया भी ये काम करते आ रहे हैं अपने फ्रेंचाइजीज के लिए। तो मैच फिनिश करना जो टैग है ना, ये बहुत ही कमाल की आर्ट है, और इस पे अगर आप खड़े हो गए, एंड्रे रसल कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए मैच फिनिशर का रोल करते हैं, वो खड़े हैं तो मैच जिता करके लेके निकल जाएंगे। तो ये आपको सीखना होगा। आप इनिंग बिल्ड करिए, आप ये करिए, वो सब तो ठीक है, चलता है, लेकिन एक मैच फिनिशर का टैग लग जाता है ना आपके ऊपर, तो फिर आपको अपोजिशन भी रेस्पेक्ट देती है कि ये खड़ा है तो मैच निकाल के ले जाएगा। जिस तरीके से सुनील नारायण खड़ा है तो वो तहलका मचाते रहेगा, या तो उसको आउट करिए या तो आप मैच हार जाएंगे। तो इस तरीके का डर अपोजिशन के कैंप में लाना वो काबिल तारीफ है। अब रिंकू सिंह जब तक इंडियन टीम के साथ खेलेंगे, जितने भी मैच खेलेंगे, सामने वाले को ये चीज पता होगा कि ये बंदा अगर खड़ा है तो मैच निकाल देगा, इसको आउट करना जरूरी है। तो फोकस जब आउट करने में होंगे तो वहां पर गंदी बॉल भी गिरेगी, और उस गंदी बॉल को वो फायदा भी उठाते हैं और सिक्स भी मारते हैं। तो ये फायदा होता है, क्योंकि जब आपको आउट आप कैसे कर सकते हो किसी बैट्समैन को, जब आप उसको विकेट टू विकेट स्टंप करोगे, स्टंप लाइन में बॉल करोगे, आगे पिच करोगे तो हाफ वॉली होगी, आगे पिच करोगे तो वहां से शॉट भी बन सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। आप जब स्टार्टिंग बॉल करते हो ना, जब नया बॉल होता है तो गुड लेंथ पे बॉल की जाती है। आपने देखा होगा जनरली कमेंटेटर्स ये वर्ड यूज करते हैं, गुड लेंथ पे बॉल करो, गुड लेंथ पे बॉल करो। गुड लेंथ क्या है? गुड लेंथ थोड़ा सा खींचा हुआ बॉल है, कि मतलब बाउंस, मतलब हाफ ट्रैकर जिसको आप बोलते हैं, कि जहां से बाउंसर की ट्राई की जाती है, वहां से 5 मीटर 10 मीटर और आगे की ओर वो गुड लेंथ होता है, क्योंकि वहां से आदमी आप ड्राइव नहीं कर सकते। आप करते जाओगे तो स्लिप में आप वहां से बॉल मूव हुआ, अंदर आया, बाहर आया, तो वहां से आपको स्लिप में, या फिर बैट के बीच से बॉल निकल गई और बोल्ड हो गए, या फिर पैड पे लगी तो एलबीडब्ल्यू हो गए, वहां से चैनल बॉलिंग की जाती है। लेकिन जब आप एंड ऑफ द डे, मतलब आपकी इनिंग की एंड पे आते हो और वहां पर आप ये वाले बॉल करोगे, तो यहीं से आपको गुड लेंथ से ही आपको शॉट खेलना हुआ, या स्लॉग्स खेलना हुआ, या अक्रॉस द लाइन बैट से हिट करना हुआ, वहां से वो बॉल पॉसिबल होता है। तो आप फिनिशर को आप गुड लेंथ वाली बॉल नहीं डाल सकते। आपको डालना होगा तो आपको आगे बॉल करना होगा, आगे बॉल करेंगे तो हाफ वाली होगी, वहां से वो आराम से वो 6 या 4 मार सकता है। तो वो डुअल स्वॉर्ड होता है, कि आप बॉल आगे करोगे तो 6 भी पड़ेंगे, बॉल आगे करोगे तो विकेट मिलने के भी चांस होते हैं। तो उस चांस में बैट्समैन अगर तगड़ा है तो वो खींच देता है और वो लगा लेता है शॉट। तो ये चीजें हैं। कल के मैच में मेरे जो प्रिडिक्शन, मुझे जो लग रहा है, गट फीलिंग है कि कल यशस्वी जायसवाल को आप जरूर देखें किस तरीके से वो अप्रोच कर रहा है, किस तरीके से वो खेल रहा है। कल मैं चाहता हूं इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे तो यशस्वी जायसवाल का हमें एक लंबा इनिंग देखने को मिले। कल सेकंड बैटिंग भी करती है इंडियन टीम तो
फिनिश करके आए वो बंदा। अर्शदीप के भी गेंदबाजी में मुझे बहुत हार नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइन आउट लेंथ को लेकर के, कभी शॉर्ट हो जा रही है, कभी बहुत ज़्यादा विड्थ दे रहे हैं बैट्समैन को, और स्टीव स्मिथ उस विड्थ का बहुत फ़ायदा उठाया उन्होंने। जो 7-8 चौके स्टीव स्मिथ मारते उसमें से 4-5 तो विड्थ वाले बॉल पे ही कट किया, पंच किया, और उस तरीके से उन्होंने बाउंड्री निकाली थी। तो कल अर्शदीप से भी मुझे उम्मीद है कि अर्शदीप भी कल अपने लाइन लेंथ में बॉलिंग करे अच्छे से, और लोगों को बताए कि उसमें अभी भी बहुत सलाहियत है, और वो यंगस्टर अब नहीं रहा यार, वो लास्ट 3 ईयर्स से मुझे लगता है कि वो इंडियन टीम के साथ है, और 3 ईयर्स में तो अच्छे अच्छे बॉलर्स जो हैं, बॉलर्स की जो कैरियर होती है वो 5 से 7 साल होती है। जो टेस्ट खेल रहा है वो चलो 10 साल चल गया, 12 साल चल गया। ओडीआईज और T20 वाले हार्डली आपके 5 साल, 6 साल, 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलते वो। तो अगर अर्शदीप को अगर T20 और ओडीआई बॉलर बनना है तो उसके 3 साल तो अपने निकाल दिए, 3 साल तो वो ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से अर्शदीप को अपना एक ऑरा बनाना पड़ेगा, ताकि जब जसप्रीत बुमराह छोड़ कर जाएं तो हम अर्शदीप का नाम लें। मुझे आज भी लगता है कि ये जो बॉलर है ये तीनों फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर निकलेगा, और आज भी मेरा वो ट्रस्ट उस पर कायम है। उसको मेहनत करने की जरूरत, जिस तरीके से जस्सी ने मेहनत किया कि अपने बॉल पर अपने पैनापन लाया, अपने धार लाया, और इंजर्ड होने के बाद जब वापस आया तब भी वो पैनापन बरकरार था। बाकी सब बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं बाकी कंट्रीज के, लेकिन जस्सी जब भी आया वो स्ट्रगल नहीं किया, उसने सीधा टप्पा पर बॉल डालना शुरू किया और वहाँ से बैट्समैनों को नचाना चालू किया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पे अर्शदीप को बहुत काम करने की ज़रूरत है, चालाकियाँ सीखने की ज़रूरत है, कब स्लोअर बॉल डालना है, कब यॉर्कर ट्राई करना है, कब राइट हैंडर बैट्समैन को अक्रॉस निकालना है, कब अंदर बॉल लेकर के आना है। ये अर्शदीप को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तभी वो स्टार बन सकेगा। नहीं तो फिर वही है कि T20 स्पेशलिस्ट बॉलर बनकर रह जाएगा, और एक सीरीज में किसी की उसकी पिटाई हो जाएगी तो साइडलाइन कर दिया जाएगा, जिस तरीके से बहुत सारे बॉलर्स आते हैं और चले जाते हैं। मुझे जो नाम याद आ रहा है टी नटराजन का, टी नटराजन को भी एक सीज़न 2 सीज़न अच्छा खेला उसने, फिर जब मार पड़ना और इंजरी हुई बाहर हो गए वो, फिर कब कहाँ गए, कहाँ क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई अता पता नहीं है। सेम स्टोरीज गोज विद उमरान मलिक की भी वही स्टोरीज चल रही है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे आईपीएल का, और जो डेडलाइन दिया गया है 26 नवंबर तक सभी फ्रेंचाइजीज को अपने प्लेयर्स के नाम, किसको आप रिटेन कर रहे हैं, किसको रिलीज कर रहे हैं, वो नाम आपको डिस्क्लोज करना है। और जो र्यूमर्स उठ के आ रहे हैं, जो रिफ्ट्स उठ करके आ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, सर्टेन है कि वो मुंबई इंडियंस को वापस आ रहे हैं, बट 2-3 चैलेंजेस है कि क्या एक चैंपियन टीम का प्लेयर, एक चैंपियन टीम का कैप्टन आप दूसरे टीम में ला रहे हो, तो वो क्या कैप्टन बन करके आएगा या फिर एज ए प्लेयर खेलेगा? क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि हार्दिक पांड्या अगर आए हैं तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन ही बनेंगे वो, क्योंकि वो कैप्टनसी ऑलरेडी कर रहे हैं यार, वो किसी अंडर में क्यों खेलेगा? और अगर फिर हार्दिक पांड्या अगर कैप्टनसी लेते हैं तो फिर क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ होंगे, या रोहित शर्मा कैप्टनसी करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल बीसीसीआई के लिए भी है, और यही सवाल मुंबई फ्रेंचाइज के लिए भी है कि वो किस तरीके से इसको इस चीज़ को सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि बीसीसीआई ने भी 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को तलब कर लिया है रोहित शर्मा और कोच बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को कि आप आए और अपने प्लान्स जो है वो बताएं कि आप किस तरीके से जा रहे हैं, किस डायरेक्शन से जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट खेलना है, वनडे खेलना है कि T20 खेलना है, आगे वे फॉरवर्ड क्या है, कब तक आप खेलना, आप अवेलेबल हो एज ए कैप्टन हो कि क्या हो क्या नहीं हो, ये बहुत कुछ देखना भी बाकी है। तो मुझे जो लगता है कि कल का जो डे है वो ऑलमोस्ट डिसाइड करेगा कि बीसीसीआई की भी नज़र में क्या है, क्योंकि बीसीसीआई का भी इस टाइम पे बुलाना रोहित शर्मा को ये भी एक चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या मुंबई में आ रहा है तो वो कैप्टन है और विनिंग टीम का कैप्टन है, तो वो इसी शर्त पे आ रहा होगा कि मैं कैप्टनसी करूंगा, नहीं तो उसको नहीं लेंगे। और मुझे जहां तक पता है कि मुंबई इंडियंस को, कि अगर वो मुंबई इंडियंस को उसको ले रही है तो वो फ्यूचर को देखते हुए ले रहे हैं कि आगे हमको 8-7 साल कौन सर्व कर सकता है, जिस तरीके से रोहित शर्मा को लाया गया था कि रोहित शर्मा 10 साल तक मुंबई इंडियंस के साथ रहे, मतलब 2012 या 2013 में रोहित शर्मा आए थे मुंबई में, और वहाँ से कंटिन्यूअस 10 साल तक उन्होंने मुंबई इंडियंस के सर्व किया है। और उसी तरीके से हार्दिक पांड्या को टीम मैनेजमेंट डिसाइड कर रही होगी कि कौन हमको नेक्स्ट 7-8 साल तक सर्व कर सकता है, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ पर कोई इमोशनल थिंग्स नहीं है कि हाँ आप इंडिया के लिए इतना कुछ किए हो या कंट्री के लिए इतना कुछ किए हो। यार यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती है। यही मुंबई इंडियंस थी जब हरभजन सिंह जब तक खेलते थे सर पे बैठाती थी, फिर बाहर कर दिया गया।
युजवेंद्र चहल कितना उनको आरसीबी ने आगे बढ़ाया, लेकिन जब लगा कि नहीं अब बाहर करना है तो वो बाहर कर दिया उनको। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको टीम बार बार बाहर करती रहती है, अंदर करती रहती है। गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 या 3 बार चैंपियन बनाए, लेकिन जब फॉर्म नहीं था बाहर कर दिया, और जब लगा कि फ्यूचर नहीं है बाहर कर दिया। फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली में फॉर्म नहीं थी, एक कंटिन्यूस 7-8 मैच फ्लॉप किए, वो अपने आप को बिठा दिया, उन्होंने ड्रॉप किया कि मैं टीम को लीड करने के लिए अभी लायक नहीं हूँ। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बीसीसीआई क्या सोच रहा है, मुंबई इंडियंस क्या सोच रही है रोहित शर्मा के लिए। कोई भी अपने पत्ते खोलने को रेडी नहीं है कि क्या ये सिर्फ जो भी अभी चल रही है सब रूमर्स चल रही है। लेकिन जो रूमर्स है वो यही है कि रोहित शर्मा सॉरी हार्दिक पांड्या का मुंबई में आना ऑलमोस्ट तय है। और अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तो क्या वो केपसी के कैप्टनसी में खेलेंगे, जबकि वो खुद एक ओडी चैंपियन कैप्टन है। एक बार फाइनल में अपनी टीम को लेकर गए, और एक बार फाइनल जीत करके अपनी टीम को लेकर के आए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कल के डेट में डिस्कस करना। कल मैच भी है, मैच के भी बारे में रिव्यू करेंगे, और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्लेयर ने किसको रिटेन किया, किसको रिलीज़ किया है। और बेन स्टोक्स ने भी अपनी अनअवेलेबिलिटी जाहिर कर दी है कि वो आईपीएल 2024 नहीं खेलेंगे। बट जो मुझे लगता है कि वो सीएसके उनको रिटेन भी नहीं करने वाले थे, क्योंकि सीएसके उनको उनके पर वो ट्रस्ट नहीं था, वो भरोसा नहीं था। और 16.5-17 करोड़ का वो एक बैगेज की तरह थे वो, कि मतलब बर्डन हो रहे थे सीएसके के ऊपर, क्योंकि वो खेलते भी नहीं थे, और फ्री में उनको मैच देना पड़ता था, मैच फीस पूरा पे करना पड़ता था। तो सीएसके भी ये इनको रिलीज कर देती, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बेन स्टोक्स रिलीज उससे बेटर है कि बेन स्टोक्स ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद वो 2-3 प्लेयर्स और हैं, मगाला हो गए, काइल जेमिसन हो गए, उसके बाद आपके ड्वेन प्रेटोरियस हो गए, अंबती रायडू हो गए जो लास्ट ईयर रिटायर हुए। तो ये सभी को वो रिलीज करेंगी, और इनके जो पर्क्स है ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास, वो 30 करोड़ लेकर के वो फ्रेंचाइज ऑक्शन में जाएंगे, और वहाँ से टीम सिलेक्शन करेंगे। फिर से एक नया कोर कॉम्बिनेशन तैयार होगी, और कल पता चलेगा कि कौन से प्लेयर रिटेन हुए हैं, कौन से प्लेयर रिलीज हुए हैं। सेम गोज विथ आरसीबी। आरसीबी ने मुझे जो लगता है कि शहबाज अहमद और मयंक डागर के बीच में जो एसआरएच के प्लेयर हैं, इन लोगों ने अपना सेटलमेंट किया है, और शहबाज अहमद एसआरएच जाएंगे, और मयंक डागर वहाँ से आरसीबी आएंगे। मयंक डागर दिल्ली के लिए खेलते हैं, और मुझे लगता है दिल्ली कॉम्बिनेशन, दिल्ली का जो टच है स्पेशली विद विराट कोहली, वो वहाँ सर उनको लेकर के आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शहबाज अहमद लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस उसका ठीक नहीं था, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है शहबाज अहमद, एक ऑलराउंडर प्लेयर है, उस पर आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, श्योर शॉट आप उसको प्लेइंग 11 में जगह भी दे सकते हो। लेकिन मयंक डागर को मुझे नहीं लगता कि आप प्लेयर में जगह दोगे। मयंक डागर को एसआरएच ने 1.8 करोड़ में खरीदा था, उसके बाद 2.4 करोड़ में आपको शहबाज अहमद को आरसीबी ने खरीदा था 2021 के ऑक्शन में। तो कुछ पैसे स्टिल एसआरएच आरसीबी को पे करेगा, और वो जो बकेट है वो लेकर के जाएगा। इसी साथ साथ वानिंडू हसरंगा और हर्षल पटेल को भी मुझे लगता है कि आरसीबी रिलीज करेगी, और फ्रेश बाइंग या फ्रेश ऑक्शन में जाएंगे वो कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स लेकर के, जिसकी वजह से वो कुछ अच्छे प्लेयर्स को बाई कर सके, और एक अपना कोर कॉम्बिनेशन, टीम फॉर्मेशन एक हेल्दी बना सके, जिससे लगे कि हाँ ये मैच को जीतना चाहते हैं, इस टूर्नामेंट को वो जीतना चाहते हैं। प्लेयर्स लाइक ग्लेन मैक्सवेल और फैब डुप्लेसिस, और उसके बाद आपके पास जॉस हेजलवुड, ये कोर मेंबर्स के टीम के में होंगे। विराट कोहली होंगे, उनके एक प्लेयर हुआ करते थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, रजत पाटीदार, यस, वो लास्ट ईयर फिर नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, लेकिन जो उसका पिछला वाला टूर्नामेंट था उसमें ज़बरदस्त फॉर्म में थे वो रजत पाटीदार, सेंचुरी भी शायद लगाया था उन्होंने। तो वो अगर टीम में आते हैं तो थोड़ा सा टीम को स्ट्रेंथ मिलेगा। उसके बाद आपके विराट कोहली होंगे, महिपाल लोमरोर उनके एक प्लेयर हुआ करते थे, वो उस टीम का हिस्सा होंगे। तो अब देख रहे हैं कि टीम, और दिनेश कार्तिक को भी रिलीज़ करेगी मुझे लगता है फ्रेंचाइजी, क्योंकि दिनेश कार्तिक भी अब 38-39 के हो चुके हैं। तो फ्यूचर देखना है तो फिर उनको उस तरीके से प्लेयर लाना पड़ेगा। ऑक्शन में हो सकता है परचेज करे कुछ अच्छे नए विकेट कीपर बैट्समैन को आरसीबी, और अच्छा एक फ्यूचर को देखते हुए एक अच्छा टीम फॉर्मेशन कर पाए, क्योंकि विराट कोहली भी अब उस एज के हो गए हैं कि ज़्यादा यहाँ सर उन पर बर्डन डालना अच्छी बात नहीं होगी।
वो हार्डली अब 2 या 3 साल खेल सकते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट, या मैक्सिमम जाएंगे तो 4 साल खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा मैं उनको नहीं देखता। लेकिन जब तक रहेंगे वो आरसीबी में ही खेलेंगे, ये तो मतलब श्योर शॉट बेट है। उसके बाद बात करते हैं आवेश खान और आपके देवदत्त पडिक्कल, इन लोगों के बीच में स्वैपिंग हुई है। देवदत्त पडिक्कल राजस्थान रॉयल से एलएसजी जाएंगे, लखनऊ सुपर जॉइंट्स, और एलएसजी से आरआर जाएंगे आपके आवेश खान, क्योंकि एलएसजी के पास थोड़ा बैटिंग भी शॉर्ट था, और बैटिंग भी उनकी थोड़ी सी वीक हुआ करती थी। तो वो ये आएंगे देवदत्त पडिक्कल, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद जो और भी न्यूज़ आ रही है कि मुझे जो लगता है कि गौतम गंभीर कोलकाता में वापस आए हैं। एलएसजी की जो कोचिंग है उन्होंने उनको बाय बाय कहा है, और अपने होम जहां पर उन्होंने 2 बार टूर्नामेंट जिताया उस टीम का वो हिस्सा होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन बन रही है। उसके बाद आपके जो अलग अदर टीम्स मेंबर्स, मुझे जो लग रहा है कि क्या नाम है इनका, चेन्नई सुपर किंग्स ने कब मैंने बता दिया आपको कि किसको किसको रिलीज कर रहे हैं, किसको किसको रिटेन कर रहे हैं। उसके बाद आरसीबी का भी मैंने बता दिया। पंजाब हमेशा ऐसी टीम है किंग्स 11 की जो बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज कर देती है, मतलब खरीदती है महंगे महंगे दामों पर। सैम करन हुआ जो लास्ट ईयर खरीदा, लियम लिविंगस्टोन हुआ, ये सबको प्लेयर को महंगे महंगे दाम पे खरीदते हैं और फिर 1 साल यूज करते हैं, फिर उनको बाहर रिलीज कर देते हैं, फिर किसी नए प्लेयर को महंगे दाम लेकर के खरीदते हैं। ये मतलब उनका हिट एंड ट्रायल चलता रहता है। तो इस तरीके से वो हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में, हम कल अच्छे से बात करेंगे जब पूरी टीम और पूरी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी कि किसको रिटेन किया है, किसने रिलीज हुआ है, किसकी क्या प्रतिक्रिया आई हैं, सारी बातें होंगी कल अच्छे से। उसके बाद इमाद वसीम के हवाले से कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा कि इमाद वसीम ने 121 मैचेस खेले हैं, उसमें से 55 वो T20 खेले हैं, सॉरी 56 के आसपास वो ओडीआई खेले हैं, और रिमेनिंग अपने जो मैचेस हैं वो T20 के खेले हैं। 2017 की चैंपियन टीम बनी थी वो, उसका वो एक अहम हिस्सा थे इमाद वसीम। और जब वो रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद पीसीबी ने एक अच्छा जेस्चर शो किया कि उनके सर्विसेज को थैंक यू किया है। बट मेरा ये कहना है कि अगर पीसीबी इमाद वसीम से बात करती तो 3-4 साल अभी भी उनके क्रिकेट बची हुई थी। अभी 33-34 ईयर्स के हैं वो, ये रिटायरमेंट की एज नहीं है, स्पेशली इन एशियन प्लेयर्स के। लेकिन जो उनके साथ पॉलिटिक्स हुई, उनको लगा कि अब मुझे मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना था यार कि रिजिम चेंज हुई है, बाबर आजम से आपका नहीं बनता था, बाबर आजम अब कैप्टन नहीं है टीम के। उसके बाद आपके जो ओल्ड सिलेक्शन कमेटी थी वो भी अब टीम का हिस्सा नहीं है। वहाब रियाज आए थे, वहाब रियाज से आप बात कर सकते थे, वहाब रियाज से आप मिल सकते थे, अप्रोच कर सकते थे कि क्या है क्या नहीं है। मुझे लगता था कि उनको थोड़ा सा अभी 1-1.5 साल वेट करना था, क्योंकि अभी T20 के वर्ल्ड कप आने वाले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। तो ये सारे मैचेस में आपको चाहिए होंगे स्पिनर्स, स्पेशली आपको वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका के जैसे पिचेस पे जहाँ पे बॉल बहुत लो होता है, वहाँ पर इमाद वसीम अपने लेफ्ट आर्म से प्रभावित कर सकते थे। तो वो अगर वो जंग लड़ते रहते ना तो उनको मौका मिलना लाजमी था, मुझे लगता है कि। और क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने सारे स्पिनर के साथ एक्सपोज हो गया था, उसको लेकर के ही आना था, लेकिन गलत टाइम पर उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। अगर 2024 का T20 वर्ल्ड कप तक वो वेट कर लेता ना तो मुझे लगता है कि वो उसका टीम में उसका हिस्सा सिलेक्शन श्योर शॉट था। क्योंकि टीम ऐसी खोजती है कि हमारे पास कोई ऐसा बॉलर हो जो 4 ओवर निकाल दे, और बैट्समैन 8वें नंबर पे 7वें नंबर पे ऐसा हो जो तेज खेल सके, हिटे मार सके, और स्ट्रांग हो, तगड़ा हो थोड़ा अपने वर्क से और अपने बॉडी से, जो आराम से छक्के लगा सकता है। लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या था, क्या थॉट प्रोसेस थी। हो सकता है इंजरी कैरी कर रहे हो और उनको लग रहा हो कि अब रिकवरी का टाइम बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक प्लेयर जब सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट होता है ना और उसको इंजरी होती है तो उसका बोर्ड पूरा उसका टेक केयर करता है। लेकिन जब वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना तो फिर वो बोर्ड उसका टेक केयर नहीं करेगा, उसको खुद अपना टेक केयर करना पड़ता है, और वो बहुत कॉस्टली जाता है। हो सकता है वो इंजरी कैरी कर रहे हों और उस तरीके से वो एक्सपेंस अपना मीट ना कर पा रहे हों, तो उनको लगा हो कि मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेलूंगा तो मैं ज़्यादा पैसे अर्न करके ज़्यादा अपने आप को फिट और स्ट्रांग रख सकता हूँ। चलिए दोस्तों, ये थी इमाद वसीम की बातें। कल हम बात करेंगे अपने T20I सेकंड T20I के हवाले से, और फिर आपके IPL के हवाले से कि किस प्लेयर ने क्या क्या हुआ है। स्पेशली मुझे ये देखना है कि रोहित शर्मा का क्या हुआ है और मुंबई इंडियंस ने क्या किया है।
चेन्नई ने किसको रिटेन किया है, उसके बाद आपका हैदराबाद ने क्या किया। हैदराबाद में मुझे लगता है कि हैरी ब्रुक्स को रिटेन नहीं करेगी हैदराबाद और उनको रिलीज़ करेगी, और जो उस पैसे रहेंगे वो, क्योंकि हैरी ब्रुक्स को 13 14 करोड़ में उन लोगों ने खरीदा था। और परफॉर्मेंस देखेंगे तो 190 रन के आसपास उन्होंने लास्ट आईपीएल में रन बनाए थे। उसमें से भी एक मैच में, सिंगल मैच में 100 नॉट आउट था उनका, और बाकी 10 मैच में मिला करके 90 रन बनाए थे उन्होंने। तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है जिस तरीके से आप ये उम्मीद कर सकते हैं। आईपीएल जो है वो आपका मार्च अप्रैल में होना है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड के जो 5 टेस्ट मैचेस होंगे इंडियन सॉइल पे, उसके बाद होना है। तो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं तब तक यहाँ पर एक्मेलेटाइज हो सकते हैं, और जॉनी बेयरस्टो हो गए, उसके बाद आपके पास जो रूट हो गए, ये सारे प्लेयर्स, हैरी ब्रुक्स हो गए आपके, डैन लॉरेंस होंगे उसमें, फिल सॉल्ट होंगे उसमें, उसके बाद आपके पास बेन डकेट होंगे, ये सारे प्लेयर्स, ओली पोप होंगे, ये सारे प्लेयर्स टेस्ट खेलेंगे तो कंडीशन के साथ एक्लेमेटाइज्ड होंगे और बेहतर आईपीएल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए एपिसोड पे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।